जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज 10 मार्च है और आज हमारे पास कुछ खास एडिटोरियल्स है। अब इंडियन एक्सप्रेस में कम एडिटोरियल काम के रहने की वजह से यहाँ पर जो दूसरे न्यूज़पेपर में काम के एडिटोरियल थे उनको भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो पहले हम यहाँ पर न्यू गाइडलाइन फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखेंगे। यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आफ्टर द इवैक्यूएशन ये दोनों आर्टिकल जो इनको मर्ज करके यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो लेंगे। एंड पाकिस्तान जो है उसको अगेन ग्रे लिस्ट जो है उसमें यहाँ पर रिटेन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर आपको चाइना जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है। मतलब इसकी कैपिटल बोलिए, करेंसी बोलिए, कल्चर बोलिए, एथेनिसिटी बोलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर न्यू गाइडलाइन जो है लोअर फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि अभी यूक्रेन में जो कांड चल रहा है उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है जो मेडिकल यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो उसको यहाँ पर रोकने के लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनकी फीस स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की बात की जा रही है। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देन उसका टर्की स्टेक एट इन दी वॉर। अभी देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये हमें टर्की देखने को मिलता है, यहाँ पर यूक्रेन है और यहाँ पर हमें रशिया जो है ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये ब्लैक सी है। अभी देखिए क्या है कि जो रशिया है वो हमला कर रहा है यूक्रेन पर, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अभी उसके लिए जो मीट है वो टर्की में हमें देखने को मिल रही है। मतलब टर्की बेसिकली एक मीडिएटर जो है उसका रोल यहाँ पर अदा करने वाला है। अभी टर्की और रशिया के जो रिलेशंस है वो हालांकि ऐसे नहीं कि बहुत ही गंभीर है या बहुत ही खराब है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर टर्की जो है वो ज़्यादातर अलाइंड है यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ। तो इसीलिए यहाँ पर जो टर्की है वो एक मीडिएटर का रोल जब अदा करेगा और यहाँ पर जब दोनों की सहमति हो गई है तो ये बड़ी बात हमें देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये भी है कि क्यों यहाँ पर रशिया जो है वो तैयार हुआ होगा, क्योंकि यूक्रेन जो है उसने साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है कि हम यहाँ पर नाटो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप के लिए हम और यहाँ पर भीख नहीं मांगेंगे। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने आर्म्स के अलावा और सहानुभूति के अलावा इस वॉर में यूक्रेन को कुछ भी नहीं दिया है। तो इतने लोग मर रहे हैं, इससे किसी न किसी को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। रशिया पर इतने सैंक्शंस लगाए गए हैं, स्टिल वो पीछे नहीं हट रहा है। तो यहाँ पर यूक्रेन जो उसने यहाँ पर एक समझदारी वाली बात जो है वो दिखाई है। और अब यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि जो सेटलमेंट है वो यहाँ पर अच्छे तरीके का हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इस आर्टिकल में, बाकी कुछ भी खास नहीं है। ईवीएम जो है वो कैसे मूव किया जाता है पहले और वोट कास्ट होने के बाद। तो भाई पहले जो है एक अच्छे तरीके से रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है, देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद भी उसको सही तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्या है वहाँ पर जब आप बन जाओगे आईएएस बन जाओगे उसके बाद उसकी निगरानी के लिए जब आपको रखा जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं। तो एडिटोरियल पेज में आफ्टर द इवैक्यूएशन, जैसे मैंने आपको बोला ये जो है मेडिकल इससे रिलेटेड है और इसको और उसको हम मर्ज करके देखने वाले हैं। देन उसके बाद ये अगर हम देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लाइसेंस टू फेल यहाँ पर स्टार्टअप की बात की जा रही है। हालांकि स्टार्टअप हमारे इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और स्टार्टअप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ भी खास जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है कि ये ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है हमारे लिखने में काम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी अगर हम देखते हैं तो कुछ भी खास नहीं है। ये वाला भी आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ खास चीज़ निकलती नहीं है। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मतलब सभी कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 20 के आसपास कोर्सेज है जो आपको यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में काम आ सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप, साइन अप कीजिए। डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यहाँ पर 2 लेक्चर आप देख सकते हो और आपने अगर डेमो लेक्चर देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन लोगे ही लोगे। और सब्सक्रिप्शन हाई नहीं है, बहुत ही लोवेस्ट है। इतने लोएस्ट प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लान देखिए, परचेस कीजिए और कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर जो नए गाइडलाइंस लाए गए हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, अब वो फीस जो चार्ज करती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने जो फीस रखी है उसी को अलाइंड करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। हाफ उनकी जो सीट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सीट्स है तो उसमें से 5 सीट जो है वो फीस स्ट्रक्चर वैसी रखनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमें देखने को मिलती है। अब कितना फर्क होता है समझ लीजिए, अगर मैं एवरेजली आपको बताऊं तो 10 से 15 लाख रुपए जो है वो साल का खर्च होता है अगर हम प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं।
और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो 1 से 2 लाख रुपए जो है वो साल का खर्च होता है अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। तो मतलब इसमें से 5 सीटें जो है वो 1 से 2 लाख रुपए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ले रही है उतना स्टूडेंट्स को भरना पड़ेगा। बाकी जो बचे हुए 5 स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर जितनी भी फीस है प्राइवेट कॉलेज की वो यहाँ पर भरनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना वेटेज जो दिया जा रहा है अभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेडिकल कॉलेजेस के लिए, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इतना घमासान हो रहा है और उसकी वजह से जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर यूक्रेन में फंसे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर मैटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अभी हमें ये जो हमारी डिसेबिलिटी है ये पता चल रही है कि हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ब्रेन ड्रेन कितना बुरी तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर वो कैपेबल रहने के बावजूद जो कॉलेजेस में एडमिशन है वो नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा खासा स्कोर करने के बावजूद जो एडमिशन है वो नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नंबर नहीं लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैसे फीस जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से उनको यूक्रेन में जाकर पढ़ना पड़ रहा है और आज उनकी जान जो है वो भी वहाँ पर खतरे में हमें देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से जो मैटर है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है और वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है कि अब जो स्टूडेंट्स है उनको अब पूरी फीस जो है जो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर लेता है उतनी नहीं भरनी पड़ेगी। अब कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, तो 18,000 इंडियन स्टूडेंट जो है वो यूक्रेन में हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब यूक्रेन में रशिया और फ्रांस के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बेनिफिट जो है इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड रहने का, क्या ये बेनिफिट होता है कभी कि भाई इंडियन स्टूडेंट जो है बाहर जाकर पढ़ रहे हैं? बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी हमारा डायस्पोरा इंक्रीज होता है, डायस्पोरा मतलब जो इंडियंस है जब वो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डायस्पोरा। तो इंडिया का डायस्पोरा जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें सॉफ्ट पावर जो है वो काम करती है, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमारी सुनते हैं। जैसे हाउडी मोदी एक जो कार्यक्रम रखा गया था, एक प्रोग्राम रखा गया था यूएसए में, तो वो किसकी वजह से रखा गया? क्योंकि बहुत सारा जो हमारा डायस्पोरा यूएसए में हमें देखने को मिलता है, नॉलेज ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो रिलेटिव रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलेटिव है वो फॉरेन कंट्री में अगर डॉक्टर है और अगर इंडिया में उन्हीं के कोई रिलेटिव, समझ लीजिए उनका बेटा है, बेटी है या फिर कोई भी जो कजिन होते हैं, वो अगर मेडिकल यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ की जो नॉलेज है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, इंडियन कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। जो रेमिटेंसेस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं एंड देन अपने जो रिलेटिव्स इंडिया में रह रहे हैं उनको वो पैसे भेजते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसीवर है रेमिटेंस का, तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अभी डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 3/4 ऑफ नियरली 85,000 MBBS सीट्स हमारे जो कंट्री में देखने को मिलती है, वो अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो डिटरमाइन करती है फीस, जो गवर्नमेंट चार्ज करती है फीस MBBS स्टूडेंट्स के लिए, अब उस बेसिस पर यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी सीट जो है वो अवेलेबल है लोअर कॉस्ट पर और कौन इससे बेनिफिट होगा, मतलब क्या क्राइटेरिया है, मतलब अगर आप यहाँ पर नीट दे रहे हो तो क्या क्राइटेरिया है कि आपको वहाँ पर सीट जो है वो लोअर प्राइजेस में मिलेगी। तो जो 85,000 मेडिकल सीट्स हैं हमारे पूरे देश में, उसमें से अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस देखते हैं तो 276 प्राइवेट कॉलेजेस हैं एंड 286 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में 41,190 सीट्स हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में 43,237 जो सीट्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि किस तरीके से यहाँ पर जो सीट्स है वो डिटरमाइन किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स है जितने हमें देखने को मिल रहे हैं 43,000 के आसपास, वो सीट जो है वो तो गवर्नमेंट ने जो फीस तय की है उसी पर बेच दिया जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें भी जो आधे सीट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल 40,000 के आसपास यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स देखने को मिलते हैं, उसमें से जो आधे सीट्स हैं मतलब 20,000 सीट्स के आसपास यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की हुई फीस है उसी फीस पर स्टूडेंट्स को एनरोल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और ये हिस्टोरिक स्टेप है। मतलब कैसे होगा अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो यहाँ पर एग्जाम जो है वो देनी पड़ती है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसे हम कहते हैं नीट। नीट अगर आप दे रहे हो, आपको समझ लीजिए कुछ मार्क्स मिले हैं, ठीक है, आपको आपका जो रैंक है वो काफ़ी अच्छा आया है, समझ लीजिए 100 रैंक है, 200 रैंक है, 500 रैंक है, 1000 रैंक है, जितना भी आपको रैंक है, जिस रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आपकी सीधी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज की जो लिस्ट है यहाँ पर खत्म हो गई, समझ लीजिए 500 रैंक है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस खत्म हो गए, अब आपका रैंक जो है वो है 600 रैंक। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपका नंबर लगेगा, लेकिन
जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी तो आधी सीट्स गवर्नमेंट फीस पर भर रहे हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए फीस गवर्नमेंट कॉलेज की 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपकी जो एडमिशन हो रही है वो यहाँ पर गवर्नमेंट फीस पर हो रही है। मतलब आपको प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ोगे लेकिन आपको फीस 1 लाख रुपए ही देनी पड़ेगी। अब ये जो है ये यहाँ पर आधी सीट जो है वो खत्म हो गई, समझ लीजिए 800 यहाँ पर रैंक पर। अब आपका रैंक जो है वो है 900। अब आपका यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में लग रहा है नंबर, लेकिन यहाँ पर अब आपको पूरी फीस समझ लीजिए 10 से 15 लाख रुपए साल की फीस जो है वो अब आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ये तो ठीक है, ये तो हमें देखने को मिल रहा है कि ठीक है अब आधी सीट यहाँ पर गवर्नमेंट जो फीस तय करेगी उस पर होगा। लेकिन अब जो आधी सीट्स है अब वहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस जो है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे, बहुत ही ज्यादा आप फीस बढ़ा देंगे। जो 10 से 12 लाख हमें देखने को मिल रही है उसको हो सकता है कि 20 लाख कर दे। लेकिन यहाँ पर जो कॉलेजेस है वो यहाँ पर आर्बिट्री फीस चार्ज नहीं कर सकते हैं बाकी बची हुई 50 सीट्स के लिए। ऐसा नहीं कि 20 लाख 30 लाख वो लोग कर देंगे, ऐसा यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं। ये जो फीस है सीट जो यहाँ पर फिक्स की गई है वो यहाँ पर स्टेट रेगुलेटरी फी कमेटी जो है वो यहाँ पर देखेगी। यहाँ पर भी उनकी निगरानी जो है रखी जाएगी। हाँ बिल्कुल बढ़ोतरी तो होगी यहाँ पर फीस की, लेकिन 10 से 15% जो है उतनी बढ़ोतरी हो सकती है। एकदम 50-50% या 100% जो फीस इंक्रीज है वो यहाँ पर होना नामुमकिन सा लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो हॉस्पिटल भी रन करते हैं, तो उसमें फीस जो है स्टूडेंट से वो हॉस्पिटल रन करने के लिए नहीं ले सकते हैं। हाँ अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ही लॉस में जा रहा है, तो थोड़ी बहुत फीस मतलब जैसे मैंने आपको बोला 10 से 15% फीस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज की जा सकती है, लेकिन वो भी यहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो मतलब बेसिकली बात यह है ओवरऑल कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें से जो 50% सीट्स है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो फीस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ली जाएगी। बची हुई जो 50% सीट्स है वो भी यहाँ पर आर्बिट्री मतलब मनमानी के तौर पर यहाँ पर जो फीस है वो इंक्रीज नहीं की जा सकती है प्राइवेट कॉलेज के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो मेडिकल करियर ऑप्ट कर रहे हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक वो जो सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है उसके थ्रू जा रहे हैं, मतलब कि बात ठीक है समाज के लिए कुछ करना है या फिर पैसा जो है बहुत ज़्यादा कमाना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो अब मेडिकल कॉलेज देखते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि वो कमर्शलाइज्ड हो गया है कि भाई पैसे जो है वो किस तरीके से लिए जाए, उससे जो लोगों का भरोसा है जो डॉक्टर्स है उन पर वो भी थोड़ा कम होता जा रहा है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर एक तरीके के ये लोग होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो अपनी लीगेसी चलाना चाहते हैं, मतलब जो डॉक्टर है उनका बेटा डॉक्टर बनता है ना, तो उस तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर जिनका ऑलरेडी डॉक्टर वाला फैमिली बैकग्राउंड है उनको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ नहीं लगता, उनको डिग्री चाहिए कि भाई डिग्री लो और हमारे गद्दे पे बैठ जाओ। तो इस तरीके से होता है। लेकिन ये जो लोग हैं ये यहाँ पर सेंसिटिव होते हैं फीस को लेकर, जो पहले वाले हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा जो है वो मिलने वाला है। लेकिन देखिए आज के टाइम पे नीड ऑफ द आवर क्या है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे जैसे कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ट्रेंड जो डॉक्टर्स है वो नहीं निकल रहे हैं, काफ़ी वैकेंसीज डॉक्टर की चल रही है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो सीट्स है उसका रैपिड स्केल अप जो है वो होना चाहिए। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर निकलने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यहाँ पर लाया जा सकता है, जहाँ पर काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं उनको यहाँ पर तब्दील किया जाए, अच्छे तरीके से वहाँ पर जो सीट्स है उनको इंक्रीज किया जाए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है तो वहाँ पर जो फ़ायदा है कमर्शलाइजेशन है वो होगा, उसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसकी यहाँ पर अड़चन जो है वो आ सकती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो सब्सिडाइजिंग मेडिकल एजुकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी हो रहा है कि भाई प्राइवेट कॉलेज में 50% सीट कम इस पे होगी, इससे क्या होगा कि कोई भी अपना सपना जो है पैसों की वजह से नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर उसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जो है वो ज़रूर बनेगा। आज के टाइम पे ऐसा है, आगे जाकर तो 50-60 लाख साल की फीस जो है वो भी हो सकती है, क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। हो सकता है किसी में बहुत सारे गट्स हो लेकिन पैसों की वजह से वो अगर डॉक्टर ना बन पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन एग्जिट एग्जाम जो है सभी मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एज क्वालिटी कंट्रोल मेजर ये यहाँ पर जो है वो लिया जा सकता है, जिससे कि अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा पेशा है जहाँ पर लोगों की जान जो है वो भी खतरे में आ सकती है। अगर अच्छे हैं तो जान बचा सकते हैं, और जान अगर नहीं अच्छे हैं तो जान ले भी सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बेसिकली एफर्ट जो है लिए जाने चाहिए जिससे क्वालिटी जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में फिर से उसको रिटेन किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो उसने लेटेस्ट यहाँ पर मीटिंग में डिसाइड किया कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के लिए ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। तो भाई यहाँ पर उसके ऊपर बड़ा ही
खतरनाक तरीके का वार चल गया है ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो खराब होती जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश की गई है ताकि जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाए। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो है लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स का मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए। मतलब इसमें प्रोमिनेंटली दो चीज़ें आती है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग आती है, दूसरी टेररिस्ट फाइनेंसिंग आती है। और तीसरा ये होता है कि अगर यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को कोई भी थ्रेट होता है तो उसमें भी देशों को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। ये स्टैब्लिश हुआ है G7 समिट 1989 पेरिस में। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो FATF है काम कैसे करता है? FATF अपने स्टैंडर्ड सेट करता है, रिकमेंड करता है कि भाई तुमको इतने इतने टाइम पीरियड में इतनी इतनी चीज़ें जो है वो अचीव करनी है। आपके फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ फ्लॉज आ रहे हैं, आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसमें इलीगल जो वल्नरेबिलिटी है वो आ रही है, इलीगल तरीके से काम हो रहे हैं, आप टेररिस्ट जो है उनको पनाह दे रहे हो, उनको फाइनेंसिंग कर रहे हो, तो ये आपको रेगुलेटरी मेजर्स लेने हैं। अगर आप लोगे तो आप बच जाओगे, नहीं लोगे तो आपको लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जहां पर आप अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है पैसों के व्यवहार में उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर FATF रेगुलर पीर रिव्यूड इवेल्युएशन जो है वो कंडक्ट करता है। यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज है वो उनकी परफॉर्मेंस चेक होती रहती है, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि भाई कौन किस तरीके से कर रहा है, रिव्यूज जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं। एंड जो बॉडी होती है वो यहाँ पर म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट्स निकालती है, जिसके थ्रू यहाँ पर जो देश होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो उसको काफ़ी टाइम से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। लेकिन ये जो ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है ये क्या है? देखिए वर्ड जो है ये ग्रे और ब्लैक लिस्ट ये ऑफिशियल FATF लेक्सिकॉन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट आए कि भाई ऑफिशियल लेक्सिकॉन में है तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगा, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आता है। ये जो है बेसिकली इनमें जो डायरेक्टिव्स है वो दिए जाते हैं, जो नॉन कंप्लायंट होने की वजह से देश अगर उसको कंप्लायंट नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको इस तरीके से एक्टिवली वर्किंग है ना, इस तरीके से यहाँ पर क्या है अंदर डाल दिया जाता है। अभी पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान के द्वारा, है ना। और ब्लैक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ कोरिया बोली, ईरान बोलिए, उनको यहाँ पर रखा गया है ना। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी UAE अगर आप देखोगे तो उन पर भी ग्रे लिस्ट जो है उसका फंदा चल गया है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज जो है खासकर USA उससे अगर पंगा लेगा तो FATF की जो तलवार है उस पर भी चल जाएगी। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो गए थे रशिया से मिलने के लिए, तो रशिया का समर्थन हो गया वहाँ, तो इससे यहाँ पर उनको भी वार जो है उन पर भी चल गया। ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया ये समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया है यहाँ पर? क्योंकि ग्रे लिस्ट जो है फ्रिक्वेंटली यहाँ पर हमें देखने को मिला 2008 से, क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर कर रहा है ना। पाकिस्तान ने हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटी कमिटमेंट जो है वो किए थे कि वो अपने जो भी डिफिशियंसीज है उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन जो डिफिशियंसीज जो एड्रेस नहीं की गई और इसीलिए अब वो फिर से ग्रे लिस्ट जो है वो देखने में मिल रहे हैं और आगे भी जाकर हो सकता है कि वो ब्लैक लिस्ट जो है उसमें भी डाल दिए जाए। तो इस तरीके से हमें आज की जो न्यूज़ है वो देखने को मिलते हैं। आज काफ़ी कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपके लिए कम भी रहे फिर भी लेकर आओ, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए और डाउनलोड कीजिए M Academy ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।